नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो पहली बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव पर आखिरी फैसले की जो घड़ी है वो अब आ गई है, और वो हम क्यों कह रहे हैं आपको वो बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सोमवार को पंचायत चुनाव पर आखिरी फैसला होना है। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में ही थे। हालांकि उन्होंने जाना तो सपड़ी था, वहां पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आना था, लेकिन जिस प्रकार से खराब मौसम के चलते वो वहां पर नहीं आए, तो सीएम आज शिमला ही थे और ओकोवर में अभी जो है वो हैं। और इसके पहले जो है वो सीएम आज सचिवालय गए, वहां पर जो जरूरी फाइलें हैं वो उन्होंने निपटाई है। और सीएम का कल का क्या रहने वाला है, कल सीएम शिमला में होंगे या नहीं, वो भी आपको बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक शिक्षा विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक मंडे को होने जा रही है, इसमें क्या एजेंडे जा रहे हैं आपको वो बताएंगे। चलिए पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। परसों यानी सोमवार को पंचायत चुनाव पर जो है वो फैसला होना है कि जनवरी से पहले पंचायत चुनाव होंगे या फिर जनवरी के बाद। इस पर सोमवार को फैसला होगा। आपको बता दें, हाई कोर्ट के डबल बेंच में चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ में सोमवार को चुनाव संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक हाईकोर्ट ने याचिका पर जवाब देने के आदेश दिए हैं, जो पिछली सुनवाई हुई थी। ऐसे में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव समय पर करवाने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, इंश्योर किया था कि चुनाव समय पर होंगे। ऐसे में अब जब सोमवार को सुनवाई होगी तो उस पर हाईकोर्ट अपना जो फैसला है वो सुना सकता है। हालांकि सूचना के अनुसार जिला परिषद वार्ड का जो फिर से एक बार पुनर्सीमांकन होना है, हिमाचल दस्तक ने आपको 2-3 दिन पहले खबर बता दी थी वाली। इसमें अब जो पंचायतों को आधार बनाया जाएगा, जबकि इससे पहले जो पंचायत समितियां हैं उनको आधार बना करके जो है वो पुनर्सीमांकन किया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो सरकार जो है वो पंचायत चुनाव अप्रैल माह के बाद ही करवाना चाह रही है। उसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है, और दूसरा जो आपदा प्रभावित लोग हैं सरकार उनको पूर्ण तरीके से जो है बसाना चाहती है। और जो संपर्क मार्ग अभी जिस प्रकार से कहीं पर बाधित हैं तो सरकार उसको भी जो है वो ठीक कर, जब प्रॉपर होंगे तो उसके बाद चुनाव करवाना चाहती है। लेकिन देखना होगा कि सोमवार को अब चुनाव समय पर होने को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है उस पर क्या जो है वो आखिरी फैसला आता है। स्पष्ट खबर 22 तारीख को सोमवार को चुनाव जनवरी से पहले होंगे या फिर बाद में होंगे, पुनर्सीमांकन का एक वहां पर हवाला दिया जाएगा। तो इस पर जो डबल बेंच है, इसमें जो चीफ जस्टिस है प्रदेश के और उनका बेंच है और उनके साथ जो दूसरे जज हैं, उन्होंने इस पर जो है वो उस दिन फैसला ये सुना सकते हैं। तो सोमवार को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है पंचायत चुनाव पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछली सरकार के औसत राजस्व से 3800 करोड़ रुपए अधिक है। तो सरकार ने अपने 3 साल का जो कह सकते हैं आप पूरा जो क्या क्या सरकार ने किया है पिछली सरकार की अपेक्षा, जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो दिखाया है आज। और सीएम ने कहा कि हमने 3800 करोड़ रुपए अधिक जो राजस्व कमा लिया है। उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने शराब के ठेकों के लिए नीलामी सह निविदा प्रणाली लागू की, जिससे 5406 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो प्राप्त हुआ है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में यह आय केवल 1114 करोड़ रुपए थी। भाजपा सरकार ने ठेकों की नीलामी नहीं की और केवल लाइसेंस शुल्क में 10% वार्षिक वृद्धि के साथ नवीनीकरण की नीति अपनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की तमाम अव्यवस्थाओं के कारण जो है वो प्रदेश में जो दयनीय स्थिति है अर्थव्यवस्था की वो हुई है, और पूर्व भाजपा सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वर्तमान कांग्रेस सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं जो ऋण है वो छोड़ गई थी, और 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं, जो पेंशनरों की देनदारियां वो छोड़ गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए हर वर्ष राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करता है, परंतु प्रदेश सरकार के लिए यह जो है वो दुख का विषय है कि हिमाचल को मिलने वाली जो ये अनुदान राशि है ये केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में घटा करके 3,256 जो करोड़ रुपए
है वो सीमित कर दी है। जबकि 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी तब तक ये 10,249 करोड़ रुपए थी। वर्तमान सरकार को विरासत में मिले कर्ज को चुकाने के लिए लगभग 70% आय का वहन करना पड़ रहा है, जिसमें 12,266 करोड़ रुपए ब्याज और 8,087 करोड़ रुपए है वो मूलधन शामिल हैं। अब तक सरकार द्वारा लिए गए 29,046 करोड़ रुपए के ऋण में से केवल 8,693 करोड़ रुपए की जो विकास जो ऋण है जो लिया है सरकार ने, उसमें से 8693 करोड़ रुपए जो वो केवल विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति के स्वामित्व को लेकर 23 वर्षों से चली आ रही लंबी लड़ाई भी हमारी सरकार ने जीती है। उसका जो सकारात्मक परिणाम है वो देखने को मिला अक्टूबर 2025 में, और उच्च न्यायालय के फैसले का हम स्वागत भी करते हैं। अदालत ने मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड के स्वामित्व अधिकार राज्य सरकार को सौंपा। इस फैसले से प्रदेश सरकार को, जो हमारी सरकार है, उसको जो है राजस्व में जो वृद्धि हुई है 401 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इसके अलावा जिसमें से 320 करोड़ रुपए की जो बैंक और जमा है और जो शेयर होल्डिंग्स शामिल है, इससे राज्य को प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए से अधिक की जो आय है वो होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से 1000 मेगावाट करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली जो रॉयल्टी है वो 12% से बढ़कर के अब 18% हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो JSW % रॉयल्टी देने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे राज्य को प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त आय है वो होगी। तो सरकार ने आज एक बयान जारी किया है, जो कह सकते हैं आप मीडिया में, और उसमें यह कहा है कि हमारी सरकार ने 3600 करोड़ रुपए अधिक जो राजस्व है वो पिछली सरकार की अपेक्षा अभी तक कमा लिया है, और ये आगे और बढ़ेगा, तो अपना सरकार ने रिपोर्ट कार्ड दिया है। इसके अलावा हेडमास्टरों को बड़ी राहत जो है वो कह सकते हैं मिली है। 235 जो TGT और जो लेक्चरर्स थे वो प्रमोट होकर के हेडमास्टर कुछ दिनों पहले ही बने थे, आपको मैंने खबर बता दी थी पहले ही ये, लेकिन जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था उनको आज राहत मिली है। अब शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी को ज्वाइन करने को कहा है। यह आखिरी मौका होगा, अन्यथा जो पदोन्नति स्वतः जो है वो अगली DPC या फिर 1 वर्ष तक रद्द मानी जाएगी। तो 21 लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, उनके नाम भी आज जारी किए गए हैं। तो इनको कहा गया है आखिरी मौका है, ज्वाइन करिए, अन्यथा जो है वो फिर अगले साल का इंतजार करिए, आपको जो है वो प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उस समय रहते ज्वाइन कर लीजिए जी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का जो दौरा था आज वो रद्द हो गया। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के सपड़ी स्थित सशस्त्र सीमा बल SSB ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस समारोह में आना था, मुख्य अतिथि थे वहां पर वो, लेकिन और उनका जो स्वागत है वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करना था, सपड़ी जाकर के खुद CM ने जाना था, लेकिन जब वो नहीं आए तो फिर जो है वो बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, इसके चलते वो नहीं आए हैं। और वहां जाकर के CM ने 1500 करोड़ रुपए की जो मांग है वो एक बार फिर से करनी थी, लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई है कि मौसम के खराब होने के चलते जो दौरा है वो रद्द हुआ है। तो यही सूचना है जी, लेकिन बात वही है कि 1500 करोड़ रुपए की जो मांग करनी थी प्रदेश सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, जो अभी तक नहीं मिला है, तो उसको अब कहीं ना कहीं जो है वो अब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, और एक बार फिर से बीच में हो सकता है CM दोबारा दिल्ली जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले सप्ताह मुख्य सचिवों का सम्मेलन होने जा रहा है। CS कॉन्फ्रेंस में राज्यों के कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो उठते हैं, और उन मामलों के हल के लिए यह बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहती है। 4 साल पहले हिमाचल प्रदेश में ये बैठक हुई थी। CS कॉन्फ्रेंस की जो बैठक है वो धर्मशाला में हुई थी, और उसकी जो अध्यक्षता है वो खुद प्रधानमंत्री ने की थी। अब दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश से जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता, वो इसमें भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के कई जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो दिल्ली में उठेंगे, जिसको बार बार उठाने के बाद भी कई बार जो है वो अभी तक जो निराकरण है वो नहीं हो रहा है। पड़ोसी राज्यों से हिस्सेदारी या फिर सीमाओं का जो विवाद चल रहा है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ, वो मामला उठेगा। और BBMP में हिमाचल की हिस्सेदारी सबसे बड़ा मामला है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हिमाचल को सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर केंद्र सरकार के स्तर पर भी इसमें जो सहयोग है वो अभी तक नहीं मिला प्रदेश को। इस वक्त हिमाचल का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो आपदा में केंद्रीय मदद का है, जो कहीं ना कहीं जो अभी तक नहीं मिली है। 1500 करोड़ जो विशेष पैकेज है, इसका जो अनाउंसमेंट है वो PM मोदी ने की थी, तो ये मुद्दा भी केंद्र के समक्ष जो है वो इस बैठक में उठेगा। मगर उसमें अभी तक जो 1500 करोड़ है, बाकी जो अलग से है वो तो चलिए आ रहा है, लेकिन जो 1500 करोड़ एक विशेष पैकेज था वो नहीं आया है। तो ऐसे में जो प्रदेश में
लगातार आपदा भी आ रही है बार बार। पहले वर्ष 2023 में आपने देखा कैसे आपदा आई, उसके बाद 24 में भी हल्की आई, फिर 25 में जो है बराबरी आई 23 के मुकाबले ही थी, जिससे जो है वो कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी लापता है। तो हिमाचल अब ये चाहता है, जो मामला संजय गुप्ता कह सकते हैं जो प्रदेश चीफ सेक्रेटरी जो उठाएंगे वहां पर, हिमाचल चाहता है कि यहां पर बादल फटने की घटनाओं की विशेष जो स्टडी करने के बाद केंद्र सरकार इसमें हिमाचल को मदद करें। केंद्र सरकार ने एक टीम यहां पर भेजी जरूर थी, अध्ययन भी उन्होंने किया है, लेकिन अभी तक जो नतीजा है वो नहीं निकला है, इसमें नहीं निकल पाया कि क्या करना है, क्या विशेष सहायता मिलेगी प्रदेश को। ऐसे ही कई दूसरे महत्वपूर्ण जो मामले हैं वो उठेंगे और जो मुख्य सचिव है प्रदेश के वो उठाएंगे दिल्ली में। और मुख्य सचिवों को यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण रहता है चीफ सेक्रेटरीज का, जिसमें राज्य से जुड़े लगभग सभी मैटर्स वहां पर जो है वो चर्चा में आते हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद सुनते हैं उसको। और केंद्र सरकार से ऊर्जा के संबंध में भी कुछ जो क्लैरिफिकेशन जो अभी तक नहीं मिल पाई है, तो वो मामला भी वहां पर उठेगा। जैसे सरकार ने वाटर सेस लगाया था, यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं वो वाटर सेस के मामलों में भी केंद्र सरकार का भी जो कहीं ना कहीं अड़ंगा आ रहा है और कुछ जो मामला है कोर्ट में भी गए हैं। तो ऐसे में वाटर सेस लगाना है, क्योंकि प्रदेश सरकार चाह रही है कि वाटर सेस लगे ताकि जो प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं यहाँ पर पहले से बड़ी कंपनीज ने, उसका जो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ राशि प्रदेश के जो उसमें है कह सकते हैं आप राजकोष में है वो भी आ सकें। तो ये कुछ एक शर्तें हैं, इनको बदलने की जो मांग है वो की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जी। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के भजोतरा पंचायत के मटवाड़ गांव के 4 बेसहारा बच्चों की मदद के लिए खुद पहल की है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में अब कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सीएम ने जो ये बच्चों के लिए योजना लाई है सुखाश्रय, ये बहुत अच्छी योजना है, तारीफ कर रही जनता। सीएम ने इन बच्चों में जो बड़ी बहन थी 4 बच्चे निशा, उससे वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वो बातचीत की है और उनका हाल जाना, बल्कि न केवल हाल जाना बल्कि उन्हें पूरी जो सरकारी मदद है उसका भी सीएम ने आश्वासन दिलाया है बेटियों को और जो बच्चे हैं। सीएम सुक्खू ने निशा से बातचीत के दौरान, बड़ी बहन है 18 साल उम्र है इस बेटी की, इससे बातचीत की और कहा कि चारों बच्चे की जो पढ़ाई है वो जो सीसीआई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से सरकार करवाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों की शिक्षा और रहन सहन का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और उनका जो भविष्य है वो सरकार संवारेगी। चारों बच्चों को सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके तहत लाभान्वित किया जाएगा, ये भी सीएम ने कहा। निशा ने 10वीं के बाद, बता दें आपको, जो सबसे बड़ी बहन है जो अभी इन बच्चों को पाल रही है, जो छोटे भाई बहन है उसके, तो इसमें निशा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद जो है वो अब सीएम ने उसको कहा कि बेटा आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, आप भी पढ़ाई करो, जो आपका घर का राशन है सब कुछ सरकार करेगी। आप जब आपको हम उसमें रखेंगे हॉस्टल में तो वहां पर आपको खाने की दिक्कत पहले ही नहीं आएगी। तो 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो आप करिए, ये जो है वो बिटिया को कहा सीएम ने। इसके साथ ही सीएम ने जमीन से जुड़े लंबित जो एक बेटी ने कहा कि सर हमारी जो लैंड है उस पर लोन है 95,000 का सिर्फ, तो उसका मामला सीएम ने कहा कि इसका भी हम जो है वो समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के साथ खड़ी है और हर संभव जो सहायता है वो सरकार सुनिश्चित करेगी। जाहिर है पिछले दिनों आपने देखा चंबा जिला की ग्राम पंचायत जो भजोतरा के गांव मटवाड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने जो इंसानियत है उसको झकझोर कर रख दिया था। यहाँ पर 4 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और कुछ समय बाद जो माँ है वो भी बच्चों को छोड़कर चली गई। इन मासूमों के पास न सिर पर पक्की छत है और न ही भविष्य की कोई जो है वो ठोस सुरक्षा है। मकान में एक तरफ मवेशी बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो रात को सोते खाट है, खाट जैसे खटिया जैसे जो होती है उस पर 3 बच्चे सोते हैं, उसी में ही पशु भी उसी में ही है, बच्चे भी उसी में हैं। तो ऐसी तस्वीरें देखने के बाद हर किसी के जो है वो आंसू निकल सकते हैं आंखों से कि ऐसे बच्चे कैसे बेचारे अपना रहन गुजर बसर कर पाते होंगे। पूरा मामला जब प्रशासन तक पहुंचा तो बच्चों की जो मदद है वो अब सरकार ने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और सीएम ने आश्वस्त किया है कि जो घर है वो भी बनाया जाएगा आपका, और जो बच्चों की जो स्थिति का जायजा पूरा लिया है, जो आप देखिए जो हमारे पास जानकारी है, तो राज्य सरकार जो है वो बच्चों की हर प्रकार से जो मदद है वो करेगी। ये हमारे पास अपडेट थी जी। तो ये खबर जो है वो कह सकते हैं आप चंबा जिला की है, सोशल मीडिया पर किस प्रकार से पूरी वायरल हुई और उसके बाद जो सुखाश्रय योजना है उसके तहत भी जो उनको लाभ हो सकता है वो दिया जाएगा। एक तो सीएम ने कह ही दिया है कि आपके लिए जो स्टडी है वो भी दी जाएगी, जो घर बनाने के लिए पैसा वो भी सरकार देगी। इसके अलावा जयराम ठाकुर का सीएम पर पलटवार। ये आज जयराम ठाकुर शिमला में नहीं थे, वो आज घुमारवीं के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि 3 साल में हिमाचल में सीएम ने क्या किया है, उनकी सरकार ने क्या किया है वो बताएं। सभी जो विकास कार्य वो ठप पड़े हुए हैं, आरोप लगाए उन्होंने। केंद्र से अगर सहायता न मिले तो कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने की स्थिति में भी सरकार नहीं रहेगी, ये उन्होंने बड़ी बात कही है, आरोप लगाए उन्होंने। ये आज जयराम ठाकुर घुमारवीं दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने यह बात कही है।
तो तीखा जो जुबानी तीर हैं वो छोड़े जा रहे हैं जी दूसरी तरफ से। और सरकार कह रही है कि जो पूर्व सरकार थी उन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन किया। अब जो जयराम जी है वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बताएं कि 3 साल में क्या किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की तामील में देरी करने वाले जो अधिकारी हैं उनको कड़ी फटकार लगाई है और संदेश भी दिया है, निर्देश भी दिए हैं। 9 साल पुराने मामले में आदेश लागू न करने पर अदालत ने संबंधित जो विभाग के अधिकारी है उन पर 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि शुरुआत में बागवानी विभाग के प्रधान सचिव सिपाल रासू को यह जुर्माना राशि अजयकर्ताओं को अदा करनी होगी, जो पर्टिकुलर उन्होंने नाम लिया है सिपाल रासू का। इसके बाद सचिव उन अधिकारियों की पहचान करेंगे जिनकी लापरवाही से यह देरी हुई है और उनसे भी जो राशि है वसूली जाएगी। न्यायालय ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो अपने हक के लिए 2025 के अंत तक लगातार इंतजार कर रहा है, फैसला 16 में हो गया, 9 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया। जो ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 2016 का जो आदेश है 2025 तक लागू नहीं हुआ है। तो जो एक न्याय प्रणाली का जो है वो मखौल उड़ाया जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस देरी के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका जो सामूहिक जो रूप से जो जुर्माना है वो उनसे जो है वो भरा जाएगा, वो दें जुर्माना। अदालत ने आदेश दिए हैं कि इसको जो है वो सरकार 4 सप्ताह के भीतर जो है वो इंप्लीमेंट करें। तो अधिकारियों को लताड़ा है जी, और ये कहा है कि जो सिपाल रासू हैं वो भी दें जुर्माना, और जो उनके अधिकारी जिन्होंने ये लटकाया 9 साल से, क्यों जब फैसला हो गया हाई कोर्ट से कि इसको आपने ये देना है तो आपने 9 साल क्यों लटकाया, दोबारा उसको कोर्ट क्यों आना पड़ा। तो ये जो है वो हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। तो ऐसे में जो है अब जो जुर्माना है वो देना पड़ेगा जी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन में देरी और नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सदावालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली जो सुनवाई है 9 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में इसे लेकर एक जो जनहित याचिका है वो डाली गई थी। जनहित याचिका में आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों की जो अनदेखी है वो की जा रही है, जिससे वक्फ जो संपत्तियां हैं उसके रखरखाव पर संकट पैदा हो रहा है। याचिका में बताया गया कि 14 दिसंबर 2022 को प्रतिवादी राज्य ने वक्फ अधिनियम की धारा 99 के तहत वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया था। उसके बाद 1 नवंबर 2025 को सरकार ने मुस्लिम समुदाय से एक जो सदस्य है उसको बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया और उन्हें अगले आदेश तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया, कार्यभार सौंपा गया, जो वक्फ अधिनियम की धारा 13 और 14 का सीधा उल्लंघन है। यह धाराएं बोर्ड के उचित गठन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जो है वो निर्धारित करती है। इसके अलावा अब बात करते हैं पेंशनरों की। राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना के साथ हुई है। पेंशनरों ने जो है वो पेंशनर दिवस पर घोषणा की थी कि यदि बोर्ड प्रबंधन उन्हें 1 माह के भीतर वार्ता के लिए नहीं बुलाता है तो वो संघर्ष करेंगे। लेकिन आज बोर्ड प्रबंधन ने इनको जो वार्ता के लिए है वो बुला दिया था और इनके मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। ऐसे में उन्होंने अपना जो संघर्ष है वो टाल दिया है। पेंशनर फोरम का प्रतिनिधि मंडल इंजीनियर AS गुप्ता, पूर्व मेंबर बिजली बोर्ड व चंद्र सिंह मंडियाल महासचिव जो है इनकी अध्यक्षता में आज बोर्ड के अध्यक्ष से मिला है। इस बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इंजीनियर AS गुप्ता ने बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन है उनको पेंशनरों की जो बकाया पड़ी मांगों से जो है वो अवगत करवाया, बिंदुवार अवगत करवाया कि हमारे एजेंडे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। उन्होंने खेद जताया कि विगत जो कह सकते हैं जब तत्कालीन MD थे जो पूर्व में मांगों के निराकरण के लिए जो है वो हमने आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई और जो प्रशासनिक जो तबादला है वो कर दिया जाता है, जिससे जो पुराना हमारा रहता है वो ऐसे ही रह जाता है जो पैसा देने को होता है। तो जो पेंशनों का बकाया है वो जल्द से जल्द दिया जाए, उसका जो निपटारा है वो नहीं हो पा रहा है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने अपने मांग पत्र में जो अध्यक्ष के सामने अपनी मांग रखी है कि 70 से 75 वर्ष की आयु के जो बीच के पेंशनर हैं उनका जो एरियर है 30% उसको जल्द से जल्द जो है दिया जाए। ये CM ने कहा है कि हम इसको मार्च से पहले दे देंगे। इन्होंने एक बार फिर से आज मांग उठाई है। तो ये जो है वो आज पहली मांग थी। वहीं बोर्ड ने विगत वर्षों में जो घोषणाएं कह सकते हैं आप जो इसमें जो 315 करोड़ का जो मुनाफा कमाया है, जिसके फलस्वरूप बोर्ड के जो वयोवृद्ध पेंशनरों के पेंडिंग भुगतान हेतु कोई मुश्किलें नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में जो है वो जो पेंशनर हैं उनमें 1/5/22 के बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें ग्रेट्युटी और जो लिव इन कैशमेंट है
उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अतः बहुत जल्द जो है वो ये महत्वपूर्ण जो मांगे हैं इसका जो जो कह सकते हैं आप अमलीजामा पहनाया जाए। जो पेंशनर 1/1/2016 से 30/4/22 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें भी जो बढ़ी हुई ग्रेच्युटी और जो लीव इनकैशमेंट है और जो बकाया है वो भी जल्द से जल्द दिया जाए, इसका निपटारा भी किया जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। तो पेंशनरों की मीटिंग हुई थी प्रमोद सक्सेना के साथ और इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि सरकार जल्द से जो हमारा बकाया वो जल्द से जल्द दें। इसके अलावा देश भर से एडवेंचर एक्टिविटी को शिमला आने वाले टूरिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी शिमला जगदीश शर्मा ने नारकंडा के जो है वो जमुंडा और सिद्धपुर क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे जिप लाइन और जो अन्य एडवेंचर एक्टिविटी है उसका औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान नियमों के उल्लंघन और बिना लाइसेंस चल रही साहसिक जो गतिविधियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया। जिप लाइन और जो दूसरी साहसिक गतिविधियां हैं उसको संचालित करने के लिए आपको पता है कि जो लाइसेंस है वो अनिवार्य होता है और यह लाइसेंस सभी के जो है वो सुरक्षा मानकों, तकनीकी जांच और नियमों की पूर्ति के बाद ही जारी किया जाता है। जगदीश शर्मा ने बताया कि निरीक्षण में सामने आया कि कुछ संचालक जो है वो बिना अनुमति के लाइसेंस उनके पास है नहीं है तब भी ये कर रहे हैं जी एडवेंचर गतिविधियां, ये तर्कसंगत नहीं है, तो उन्होंने हटा दिया है। और पर्यटन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले जो 4 संचालक हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और 7 दिन के भीतर जो है वो जवाब मांगा है उनसे और जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो एक लाइसेंस होना चाहिए उनके पास नहीं था और अब उन पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो खबर इसमें यही है जी कि जो कह सकते हैं आप एडवेंचर गतिविधियां हैं आप उसको नहीं कर सकते हैं ऐसे ही। इसके साथ ही जो कोटगढ़ वाला एरिया है वहां पर जो वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है कि भूमि पर जो वन भूमि है उस पर किसी भी प्रकार का जो उपकरण या ढांचा लगाने की जो अनुमति न दी जाए, यानी हर कहीं जो एडवेंचर गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए फॉरेस्ट लैंड पे। इसके अलावा प्रदेश में बनी 47 दवाओं के समेत देश में 200 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। चिंताजनक है जी, ये वाली दवाइयां चली गई है मार्केट में, उसके बाद कहा जाता है कि आपकी दवाओं के सैंपल फेल हैं। इनमें बुखार की दवा पैरासीटामोल, दिल के दौरे की दवा इसमें जो है वो क्लोपिडोग्रेल और एक एस्प्रिन है, शुगर कम करने की जो एक दवाई आती है मेटफॉर्मिन, हार्ट की दवा है रेमिप्रिल, मिर्गी के दौरे की दवा है सोडियम वेलप्रोएट, मांसपेशियों में जकड़न कम करने की जो दवा है वो भी है। और इसमें और भी कई जो दवाएं हैं, ये मैंने मोटी मोटी दवाएं बताई आपको 2-4 जिनका 5-6 जिनके सैंपल फेल हुए हैं। आपको बता दें नवंबर में CDSO ने 65 और राज्य दवा नियंत्रक ने 135 जो दवाओं के सैंपल हैं वो लिए थे। अब जो सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें जो 47 सैंपल है वो फेल हो गए हैं। इनमें सोलन जिला की 28, सिरमौर की 18 और ऊना जिला की जो एक दवा कंपनी है वो शामिल हैं। इन कंपनियों को तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी करके जो मार्केट में दवाई इन्होंने भेजी है वो वापसी लाने को कहा गया है और इनको अब जो है वो इन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। चौंकाने वाली खबर है जी। तो खिलवाड़ भी है ये जनता के स्वास्थ्य के साथ कि जब आपने दवाई भेज दी फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा तब है कि अगर आप पहले ये सैंपल ले लें और उसी वक्त जो है वो उसके बाद जो दवाइयों का स्टॉक है वो मार्केट में जाए, तो ऐसे में जो लोग लेते हैं दवाइयाँ वो थोड़ा सा फिर जो चिंतित है वो हो जाते हैं। इसके अलावा प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर कल एक साथ 5793 बूथों पर 0 से लेकर 5 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की जो खुराक है वो पिलाई जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चे नौनिहाल जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको कल आप पोलियो पिलाएं। फ्री में आपको जो है वो पोलियो की 2 बूंद जो होती है ज़िंदगी के लिए वो फ्री में पिलाई जाएगी। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं तो कल अपने बच्चों को पोलियो की जो खुराक है वो ज़रूर पिलाएं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है वो जो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं सभी बच्चे, उनको जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके माध्यम से जो है वो ये जो पोलियो की खुराक है वो पिलाई जाएगी। और इसके लिए जो जागरूक है इनको पहले ही कर दिया गया है, कैसे पिलानी है सब कुछ कह दिया गया है। तो कल नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक ही दिन में 6.24 लाख छोटे बच्चों को एक साथ पूरे प्रदेश में पोलियो की जो खुराक है वो पिलाई जाएगी। तो जरूर पिलाएं जी पोलियो, आप बहुत ज़रूरी है पोलियो की खुराक बच्चों के लिए। इसके अलावा पर्यटन नगरी मनाली के कलाथ में उत्तर प्रदेश का नासिर ब्यास नदी में बह गया है। चौंकाने वाली खबर है जी। नासिर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आया था मनाली, लेकिन इस दौरान वो पत्थर पर चला गया नदी के पास और वहाँ पर उसका जो है वो पाँव फिसल गया और पाँव फिसलने से वो बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक जो है वो बह गया था। तो हमारे लोगों से अपील है जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, जो नदी के किनारे आप ना जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो फोटो लेने या फिर रील बनाने चले जाते हैं तो पहाड़ों में जो है वो कब पाँव फिसल जाए तो पता नहीं चल पाता है। नदियों से आप दूर रहें और नदियों के किनारे जाएं ना।
इसके अलावा चंबा जिला के पांगी की ग्राम पंचायत साच में हरीश कुमार द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना बीती रात की है। अब बताया जा रहा है कि जो हरीश कुमार है पिछले काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था और इसके चलते अत्यधिक जो मानसिक तनाव में वो था। इसके अलावा बात करते हैं मौसम को लेकर के। मौसम बताया था कल की खराब रहेगा, लेकिन अभी तक जो मौसम की जानकारी हमारे पास है, मौसम प्रदेश में जो बर्फबारी का अलर्ट लगाया गया था वो अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। तो मौसम सूचना है कि देर रात को भी खराब रहेगा और कल भी प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहेगा और 26 तक उसके बाद जो मौसम है वो आगे साफ रहने वाला है। तो मौसम को लेकर के अपडेट यही है कि जो प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान लगाया था मौसम विज्ञान केंद्र ने कि आज खराब रहेगा, तो वैसा अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई थी। तो ऊंची चोटियों पर बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन टेम्परेचर डाउन जरूर हुआ है। काले बादल छाए थे आज कई जगहों पर प्रदेश के कई कोनों में, लेकिन लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, इसके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी कल भी और रात के समय भी जो है बर्फबारी होने की संभावना ऊंची चोटियों पर। बाकी जगहों पर मौसम साफ है जी। तो प्रदेश में जो ड्राई स्पेल है वो लगातार 1-1.5 महीना तो ऐसा है कि हुई नहीं है बारिश। इक्का दुक्का जगह पर हल्की हल्की हुई होगी, लेकिन प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। जो किसान बागवान है वो चिंतित है कब प्रदेश में बारिश होगी और जो किसान बागवान उनको राहत मिलेगी। लोगों ने तौलिए करने हैं खेतों में, बागवानों ने। इसके अलावा जो किसान हैं उन्होंने अपनी फसलें लगानी है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाती है। सिरमौर में कोई भी अलग अलग फसल लगाई जाती है। तो मौसम अभी खराब है जी, कल भी बताया गया है, लेकिन जिस प्रकार से खराब बताया गया था उस अनुसार जो है वो अभी तक बारिश और जो बर्फबारी है वो देखने को नहीं मिली है। तो जो बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में ही थे। कल भी जो जानकारी हमारे पास है कल भी सीएम शिमला में ही है। अभी उनका दौरा जो है वो किसी जिला का नहीं बना है और सीएम ने सपड़े जाना था, लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह नहीं आए, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो दिल्ली से नहीं आए खराब मौसम के चलते, तो फिर जो सीएम है वो शिमला में ही थे। तो कल भी सीएम शिमला में है। और सोमवार को बता दें आपको, सोमवार को जो है वो पंचायत चुनाव पर आखिरी फैसला हम इसलिए कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव पर क्या जनवरी से पहले चुनाव होंगे या नहीं, ये इस पर जो फैसला है 22 तारीख को होना है। 22 तारीख को जो याचिका डाली गई है कोर्ट में उस पर सुनवाई होनी है, तिथि को लेकर के कि आगे जाएगा मामला या फिर उससे पहले हो जाएगा। हालांकि डिजास्टर एक्ट लागू है, सरकार के पास एक ये चीज़ रहेगी कि डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि पहले आपदा जो प्रभावित है उनकी मदद करें, उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आगे हम करवाएं। सरकार ये चाहेगी, लेकिन उसमें बात वही है कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है वो हाईकोर्ट पर निर्भर करता है जी। तो अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। बुलेटिन शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सकें। धन्यवाद।